नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरशद जमाल खान। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय लोकसभा का चुनाव जो है कई चरण में हो रहा है और कई 2 चरण हो चुके हैं। इसी क्रम में कुछ पार्टी के नेता इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं, तो उनकी पार्टी कुछ कमियां हो रही हैं या कुछ वजह हो रही है, उनकी पर्सनल वजह कुछ बात हो सकती है जिससे वो पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरियां के पूर्व प्रधान और कभी बसपा के वरिष्ठ नेताओं में से उनकी गिनती होती थी। आज इन दिनों वो कांग्रेस के नेता बन चुके हैं। आज उनका हम परिचय लेते और हम पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो उन्हें बसपा छोड़नी पड़ी। आपका यूपी क्राइम एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। आप बताएं अपना परिचय, इसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मेरा अपना तारुफ करवा दूं कि मैं पूर्व प्रधान फरिहा जावेद आलम फराही, मैं बसपा का कैडर काम करता था, जो कि हर चुनाव में, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, मैंने सुखदेव राजभर को भी चुनाव लड़ाया, 2 चुनाव। उसके बाद मुन्ना सिंह को चुनाव लड़ाया बसपा से, और गुड्डू जमाली को सदर से चुनाव जब लड़ रहे थे तो उनका भी चुनाव मैंने लड़ाया। और आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का सिर्फ एक ही है कि जो देश की हालात चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 10 साल से चल रही है, उसको देखते हुए मैंने एक फ़ैसला लिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ अगर एकजुटता की जाए, और वो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके ये साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तान को अमन पसंद हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति जो सौर समाज के लिए काम किया है, मैं प्रधान था, मेरे नज़दीक जो भी बिरादरी के लोग मेरे गांव सभा में थे, मैंने सारे लोगों के लिए काम किया है। मेरे अंदर जात बिरादरी नहीं है, हक है। अगर हक पे आप हैं तो मैं आपके साथ हूँ, और ना हक हैं तो आपके ख़िलाफ़ मैं खड़ा हो जाता हूँ, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान हो। तो मेरी एक सोच थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ कोई संगठन मजबूत बन जाए तो मैं भी उनके साथ में चलकर भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ अभियान चलाया जाए कि ये जुमले वाली सरकार है, सिर्फ जुमला की बात करती है। 10 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की लोग सरकार कह रहे हैं। मुझको बड़ी हैरत है कि आज इस देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुँचाया है। प्रधानमंत्री एक राजा है, देश का राजा है। आज प्रधानमंत्री इतने निचले स्तर का बयान दे रहे हैं कि पूरी दुनिया हंस रही है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं पूरे देश में, हर प्रदेशों में, क्योंकि ये लोकसभा के चुनाव है, पूरे देश में हर लार्जेस्ट पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन जो किया है। और उसके साथ साथ हम चाहते थे कि बहन कुमारी मायावती जी भी इस गठबंधन में आएँ, मगर बहुत हम लोगों को ये थी कि तमन्ना थी कि हमारी बहन जी भी इस गठबंधन में शरीक होकर के भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ एक मोर्चा बने, मगर हम लोग देखते रहे, ऐसा हुआ नहीं। बहन जी की क्या कमियां थीं, क्या वजह थी कि वो अकेले चुनाव लड़ने का फ़ैसला कर लिया। और उसके बाद फिर वहीं से दिल हमारा टूटा कि लगता है कि अब ये गठबंधन नहीं करेंगी, और डेट आ गई, चुनाव भी 2 राउंड हो गया है। तो इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला लिया कि इस देश का अगर संविधान बचाना है तो हमको कांग्रेस में रह करके ये संविधान बच सकेगा। जी, जैसा कि आपने बसपा छोड़कर आज कांग्रेस में ज्वाइन हुआ और आपने जो बातें आपने बताई, तो जैसे आज भाजपा जो है कांग्रेस भी जहाँ भी जनसभा कर रही है वो सीधा कह रही है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, कांग्रेस ने मुस्लिमों को ये दे दिया, कांग्रेस ने मुस्लिमों के जो है मुस्लिम कहती है मुझे जितना भी पैसा सब मुस्लिमों का है। प्रधानमंत्री आज तक कभी ने जो है हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, लेकिन इस इलेक्शन में उन्होंने भी कह दिया कि मुस्लिम घुसपैठिया है और ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। लेकिन ज़्यादा
बच्चे पैदा करना, एक राजा के मुंह से ये बातें जो है शोभा नहीं देती, लोग कहते हैं। और कई उनकी आलोचनाएं भी जो कितने लोगों ने उनकी की, सोशल मीडिया से लेके नेशनल मीडिया तक उनकी आलोचनाएं की गई। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी का जो है सवाल है, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है, तो उससे इस चुनाव पे भाजपा को क्या असर पड़ेगा? देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो भी नेता हैं, प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए या हमारे वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह जी हैं, या और इनके एमपी मंत्री हैं, जो भी इनके बयान आ रहे हैं, विकास के मुद्दे पे कोई बयान नहीं हो रहा है। सिर्फ जात और धर्म के नाम से ये कुछ ऐसे अंधभक्त हैं इस देश में जो सिर्फ धर्म की बात को लेकर के वो चलते हैं, मगर ये है कि वो अपनी आने वाली नस्ल को तबाही के दहाने पे ले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमारी सैकड़ों साल की पुरानी पार्टी है और इस देश में कई प्रधानमंत्री दिए। बीच में कुछ मिली जुली सरकार हो के इंद्र कुमार गुजराल थे और देवी गौड़ा थे, चंद्रशेखर जी थे, तमाम ऐसे लोग आए। और कांग्रेस की एक अपनी नीति है, एक उनका मैनिफेस्टो है कि कांग्रेस हर बिरादरी को लेके चलती है, उसमें जात बिरादरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हर बिरादरी के नेता हैं। उस ज़माने में चमारों के लीडर जगजीवन राम हुआ करते थे, या क्या उनको सम्मान नहीं मिला? या हर बिरादरी के लोगों को कांग्रेस ने सम्मान दिया है। आज ये प्रधानमंत्री जी इस तरह की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग का ही ये मैनिफेस्टो है कांग्रेस का। ये बताइए, वो मैनिफेस्टो में कहाँ मुसलमानों का नाम लिखा है भाई? मैनिफेस्टो हमारे पास आज मिला है। मैं समझता हूँ कि जितना बढ़िया मैनिफेस्टो इस बार कांग्रेस ने दिया है, शायद कभी ऐसा मैनिफेस्टो नहीं हुआ होगा। वो तो सिर्फ जनता के उत्थान की बात करते हैं। आप देखे होंगे कि 2014 के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने ये जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में हम देंगे। बताइए, जब सरकार हो गई तो यही अमित शाह से सवाल किया मीडिया के लोगों ने कि वो 15 लाख जनता के बीच में कैसे आएगा। उन्होंने कहा कि ये तो चुनावी जुमले हैं। ये पूरी दुनिया देखी, यही अमित शाह का बयान था। तो मैं समझता हूँ कि ये झूठों की सरकार है, मक्कारों की सरकार है, ये रंगा बिल्ला की सरकार है, ये सर्व समाज की सरकार नहीं है। ये सिर्फ जात और धर्म के नाम देकर एक बिल्कुल एक चुसनी चुसा रहे हैं, धार्मिक मुद्दा। मैं तो बड़ा हैरत में हूँ कि हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है। कांग्रेस की सरकार बहुत दिनों तक चली, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव आयोग एक तरफा पक्ष ले रही हो। अगर हम गलत हैं, अगर हमने कहीं गलत बोल दिया है, संविधान के खिलाफ बोल दिया है, तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जब से ये सरकार बनी है, सारे संस्थानों पे कब्जा कर रखा है। वहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लाकानूनियत का दौर चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सर्व समाज से कहना चाहता हूँ कि 10 साल आपने मोदी सरकार को देखा। ये भाजपा सरकार नहीं है, ये वन मैन शो मोदी सरकार है, ये गुजरात की सरकार है, ये हिंदुस्तान की सरकार नहीं है। ये पर्सनल एक आदमी की सरकार है। जिस तरह से जर्मन में हिटलर राज चलाया था, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपनी सरकार बनाई है, भाजपा की सरकार नहीं है। और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो मोहब्बत की बात करता हो, जो अमन और शांति की बात करता हो, इसलिए उसके बयानों से, उसकी सोच से मेरी सोच मिलती है। इसलिए मैं बसपा छोड़कर आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया हूं। और जिस तरह से बसपा में रहकर ईमानदारी से मैंने मेहनत किया है, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, सबके लिए मैंने दिन रात एक करके संगठन बनाकर चुनाव लड़वाने का काम किया था। जीतना हारना तो ये तो कुदरत की देन है, कोई जीत जाएगा, कोई हार जाएगा। मैं आज ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सर्व समाज से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल अगर चाहते हो, इस देश में शिक्षा
और सारे चीज़ की अगर व्यवस्था चाहते हो, जो ये मोदी सरकार आपको दे नहीं रही है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल अगर संवारना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो इस गठबंधन को, कांग्रेस के गठबंधन को जिताना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाली नस्ल आपको माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मैं कांग्रेस को ज्वाइन किया हूँ। जी, जैसा कि अगर इस बार आपकी सरकार अगर बनती है तो जनता के लिए क्या क्या योजनाएं आपकी सरकार लाएगी? आज जनता जनता की जो जनता जिस पे भाजपा ने कहकर उनको जो अपना कहकर जो वोट लिया था, आज उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमने गरीबों पर जो बुलडोजर नहीं चलाया, लेकिन कई जो रेहड़ी वाले हैं, चाय वाले हैं, उनको अवैध बताकर उनकी दुकानों, उनकी रोजी रोटी को नष्ट कर दिया गया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाया गया। तो इस पे आपकी सरकार इन सब चीज़ों पर क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, हमारी अगर सरकार आ गई, कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ गई, तो खुला ये है, राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है उसमें सौर समाज के लिए है। उनका लक्ष्य ये है कि जो आज पूरे भारत का इंसान परेशान है, गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, वो सारे लोगों के लिए, महिलाएं असुरक्षित हैं, वो उन्होंने सारा मैनिफेस्टो में रखा है। और वो चाहते हैं, जैसे उन्होंने एक ऐलान बहुत अच्छा किया, अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि हर महिलाओं को हम 1 लाख सालाना देंगे। बताइए, एक परिवार में अगर एक महिला को अगर 1 लाख सालाना मिल जाएगा तो वो महिला तरक्की नहीं करेगी, उसकी परेशानियां नहीं हटेगी। और जो राहुल गांधी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उनका एक लफ्ज़ कहीं से झूठा नहीं होता। जिस तरह से नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार ने झूठ बोल कर जनता को गुमराह करके सरकार बनाई है, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी इससे पहले विधानसभा चुनाव में जहां जहां उन्होंने वादा किया था कि हम 500 का सिलेंडर देंगे, जहां जहां प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की, वहां वहां 500 का आज गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मैं समझता हूं 100% जो राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में जो ऐलान किया है वो 100% लागू करेंगे और जनहित के लिए काम करेंगे। ये तो सरकार सिर्फ 2 आदमियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। 80% रुपया अडानी अंबानी को दे रखा है। कौन सी संस्था बची है बताइए जो अडानी अंबानी पे उस पर कब्जा ना किया हो? ये सारे यानी अडानी अंबानी के चीफ हैं नरेंद्र मोदी। क्या ये पैसा नरेंद्र मोदी को नहीं मिलता होगा? ये कमीशन मिलता है इनको 18 लाख करोड़ रिजर्व बैंक से। बताइए, 11 लाख करोड़ बड़ी बड़ी कंपनियों को आप क्यों फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? वही 11 लाख करोड़ जनता के बीच में आते, किसानों को देते, गरीबों को देते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज पूरे भारत में 1 करोड़ 30 लाख पद खाली हैं, 1 करोड़ 30 लाख। जैसा कि आपने नौकरी वाला मुद्दा उठा दिया, इस बार कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, आरओ का हुआ पेपर, फिर जो कई पेपर हुए, जो इनकी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इनकी ये सोच है कि बिल्कुल हम आम जनता, हर समाज को पंगुल बनाना चाहते हैं। ये नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? जब 1 करोड़ 30 लाख नौकरी पद खाली है पूरे भारत में, हर संस्था पे, हर डिपार्टमेंट में, तो आप क्यों नहीं भर रहे हो भाई? उनको भरना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि सबको अगर सरकारी नौकरी दे देंगे तो अन्य काम कौन करेगा? नहीं, सबको कहाँ देना है? 100 करोड़ से ऊपर की 130 करोड़ की आबादी हमारी है, तो हम थोड़े नहीं कह रहे हैं कि सबको नौकरी दे। आप उसी में से हर परिवार को नौकरी दे दीजिए। आप एक परिवार से 1 नौकरी दीजिए ना, फिर हमारा ये देश तरक्की, जब वो तरक्की करेंगे तब ना देश तरक्की होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, इंशाअल्लाह अगर सरकार बनी तो सारी जनता के लिए काम होगा। ये जो सरकार है, ये इनके पास अपने लिए रुपया है। 8,000 करोड़ का मोदी जी ने पर्सनल लिया है अपना प्लान। वो 8,000 करोड़ अगर आप जनता के बीच में ले आते तो जनता विकास करती ना। आज आप पूरे भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम बात करके आप वोट लेना चाहते हो।
मगर धन है जनता की उनके बहकावे में हिंदू मुस्लिम के नाम से वोट भी जो दे रही है वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अमित शाह जो है गृह मंत्री जो भाषण में अपने कहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनाएंगे देंगे तो हम राम मंदिर का दर्शन फ्री ऑफ कास्ट करेंगे। अच्छा, ये राम मंदिर जो है ठीक है, राम मंदिर एक आस्था है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुसलमानों ने क्या विरोध किया है? नहीं, उसका सम्मान किया कि नहीं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया इसलिए हम सम्मान करते हैं। कहीं विरोध होगा राम मंदिर का? अब राम मंदिर की बात कहाँ आ रही? वो आस्था है, जिनको जाना हो जाएंगे। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं कि हम उसको आपको लेके जाएंगे? इस पे टिकट लगाएगा। अरे ये कोई बात हुई? ये कोई बात तो हुई नहीं। आप क्यों नहीं यहाँ विकास की बात करते, जनता हित की बात करते? क्यों राम मंदिर की बात कर रहे हैं आप? क्यों धर्म की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि औरंगजेब के ज़माने से सुन्नत तोड़वा के मस्जिद बनवाया था, अब हम लोगों ने उतने सालों बाद जो तपस्या के बाद इतनी जो काम, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि वो ना वहाँ मंदिर थी कभी। ये तो अब तो बहुत अच्छा हुआ कि ये फैसला जो आया है, हमको खुशी इस बात की है कि इन्होंने जो चिल्ला के कहते थे कि बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वहाँ ना कोई मंदिर थी, ना वहाँ बाबर ने मंदिर को तोड़ा। ये तो आज हम बरी हो गए ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो मुसलमानों को बरी किया कि नहीं नहीं, वहाँ पे कोई बाबर ओबर मंदिर नहीं तोड़वाया। इनके जो आरोप थे सब निराधार थे। सब निराधार। अच्छा ये बताइए, 600-700 साल मुग़लों के यहाँ दौर, जैसे ये कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि घुसपैठी आ गए, लुटे रहते। ये कौन घुसपैठी है? वो घुसपैठी हैं। अरे उन्होंने सरकार चलाई, एक पक्षी सरकार नहीं चलाई। उस ज़माने के राजा थे जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, एक बांग्लादेश एक हुआ करता था, और सारे लोगों के साथ सम्मान से जीते थे और जिलाते थे, खाना खिलाते थे, लोगों की ज़रूरत पूरी करते थे। उनकी सरकार में अमन शांति थी, फसाद नहीं होते थे, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती थी। ये उनकी क्या मिसाल देंगे? वो सरकार चला के दिखा दी है, 600 बरस उन्होंने हुकूमत चलाई है, मामूली बात नहीं है। तो योगी भी तो कहते हैं कि हमारी सरकार जब से यूपी में जो दंगा नहीं हुआ, हमने जो विकास की जो गंगा सबको दी, जैसे स्वास्थ्य योजनाएं, आयुष्मान भारत हुई, आवास योजनाएं हुई, शौचालय दिया, सबको दिया हमने गल्ला 5 किलो सबको दिया, हमने जात पात नहीं देखा। अच्छा तो ये बताइए, 14 से पहले क्या ये काम नहीं होता था? कांग्रेस के ज़माने में इंदिरा आवास ज़माने से चल रहा है, सब लोग, मैं प्रधान था 140 इंदिरा आवास बनवाया लोगों का, इंदिरा के साथ इंदिरा बनवाया मैंने। क्या इनकी सरकार में बना? ये इंदिरा आवास तो ज़माने से चल रहा है। तमाम जो योजनाएं, जो पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इन्होंने तो छटवा दिया। गरीब आम जनता जो पेंशन पाती थी, इन्होंने तो रुकवा दिया उसको। वो कांग्रेस की योजनाएं लाभ देने की योजनाएं हैं। अब हम चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस गठबंधन सरकार आएगी तो फिर वो योजना चालू होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, सारे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इनके बहकावे में ना आएं। 10 साल आपने देखा, अब ये कह रहे हैं 5 साल और हमको देखिए। अरे मेरे भाइयों, अगर 5 साल आपने इनको दे दिया तो आपका संविधान नहीं बचेगा, आपके बच्चे रोजी रोटी पे नहीं लगेंगे, ना आपको नौकरी मिलेंगी। ये आरएसएस की नीति पे चलना चाहते हैं, ये आरएसएस की नीति पे चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि 200 साल 300 साल पहले हर समाज का तबका जिस तरह रहता था, राजा राजा रहे, प्रजा प्रजा रहे, ये तो वही कहना चाहते हैं। फिर ये पीछे झाड़ू और गले में हंडी पहनाना चाहते हैं हर समाज को। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? यही दे रहे हैं। मनुस्मृति क्यों लागू करना चाहते हैं? यही लागू करना चाहते हैं, राजा राजा रहे, प्रजा प्रजा रहे। मगर ये संविधान की ताकत थी कि एक हललखोर का बेटा मंत्री हो गया, एक धरकार का बेटा मंत्री हो रहा है, एक यादव का बेटा मंत्री हो रहा है, एक मुसलमान का बेटा मंत्री हो रहा है, एक चौहान का बेटा मंत्री हो रहा है। ये तो संविधान की ताकत थी ना। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान को लिखा, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हर समाज से कहना चाहता हूँ, इनके झांसे में मत आना, वरना आने वाली नस्ल आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाली नस्ल आपको थूकेगी कि आप लोगों ने 10 साल का समय दिया, फिर 5 साल क्यों दिया आपने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी सरकार को उखाड़ फेंकिए और कांग्रेस गठबंधन को भारी मतों से जिताकर कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे, तभी आप में भलाई होगी।
जैसे कुछ बस लास्ट हमारा सवाल है प्रधान जी, जैसा कि जो भाजपा कहती है कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो पाकिस्तान बनाना चाहती है हिंदुस्तान को, हमेशा मुस्लिमों का राज दोबारा करना चाहती है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस शासन में जिस तरीके से कानून व्यवस्था थी, वहाँ भी तो माननीय न्यायालय की ही आदेश पे सब कार्य होता है। लेकिन आज जिस तरीके से बुलडोजर बिना कुछ किसी भी जो 10 मुकदमे हो गए, बुलडोजर से घर तोड़ दिया जा रहा है, एक दीवार बनाने में, खड़ी करने में इंसान की कमर टूट जाती है, लेकिन इनको जो थोड़ा भी दर्द नहीं होता जो है घर गिराने में। तो इस पर आप क्या कहेंगे, जो बुलडोजर कार्रवाई? ये कहाँ संवैधानिक सरकार थोड़ी ना है, ये हिटलर शाही सरकार है, ये हिटलरों की सरकार है। अच्छा, बुलडोजर आप क्यों फैसला कर रहे हो? ये कहते हैं माफियाओं की कमर तोड़ रहे हैं। कौन माफिया? भारतीय जनता पार्टी में कम से कम मेरी जानकारी में 80 माफिया हैं। उनके नेता कहते हैं हमारी सरकार में जितने सब साफ सुथरे किसी मुकदमा, 80 माफिया हैं और बड़े टॉप माफिया हैं, वर्ल्ड लेवल के माफिया इसमें हैं। ऐसे ऐसे माफिया हैं कि वर्ल्ड लेवल के माफिया हैं। जैसे बेचू का भी आपने सुनी होगी, 2-3 महीने पहले की घटना है। जो भाजपा के नेता थे, वरिष्ठ नेताओं में से वो युवा थे, जो बच्ची का जो बारात में जो रेप किए थे, 1 महीने तक वो घूमते रहे, फिर प्रशासन बाद में जो उन पर कार्रवाई की। इस पर आप क्या कहेंगे? उस समय आपका जो कुछ बयान नहीं आया था। देखिए, ये जातिवादी पार्टी है, जातिवादी करती है। जब उनके बिरादरी का, जात का अगर कोई मामला होगा तो उसको ये दबा देते हैं। अगर ये मामला मुसलमानों का होगा, यादों को होगा और बिरादरियों को होगा तो इसको वो बुलडोजर चला देते हैं। ये बुलडोजर इनके इशारे पे चलता है ना, मुसलमानों पे चलेगा, यादवों पे चलेगा और बिरादरियों पे चलेगा, पंडितों पे चलेगा, मगर और बिरादरियों पे नहीं चलेगा, क्योंकि वो उनकी कास्ट के हैं। तो इसलिए ये संवैधानिक कहाँ रह गए? ये तो दुनिया देख रही है, जनता जान रही है कि ये लोग हिटलर शाही कर रहे हैं। इसी हिटलर शाही को ख़त्म करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, संवैधानिक सरकार बनानी होगी जो सबका मान सम्मान बचे, सबका मान सम्मान बचे। जैसा कि दिनेश लाल यादव आजमगढ़ के सांसद इस समय हैं, उनका एक बयान आया था कि बच्चा पैदा करने से महंगाई बढ़ती है, तो और बच्चा नहीं पैदा करोगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? ये लोग मूर्ख लोग हैं। बच्चे को पैदा करके आप खिला सकते हैं? नहीं तो कहते बच्चा पैदा नहीं करोगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। फिर ये कोई बात हुई? ये कोई बात तो नहीं हुई। जिस देश का प्रधानमंत्री बेऔलाद हो और जिस प्रदेश का मुखिया बेऔलाद हो, वो बच्चों के बारे में क्या सोच सकता है? बड़ी महिलाओं की चिंता है नरेंद्र मोदी जी को। 7 फेरा लेकर के अपनी मोहतरमा को छोड़ दिया और वो फिर महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमने देश सेवा के लिए अपने परिवार को त्याग। कौन सी देश सेवा कर? अरे भैया, आप चाय बनाते तो अच्छे लगते। इस देश का बड़ा कलयुग है कि इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री हो गया जो पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। बस यही कहना चाहता हूँ। जैसे आपकी पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी सांसद भी हैं, उन्होंने एक जो है शायरी अंदाज में उन्होंने कहा था कि देश चाय बेचने वाला आज देश बेच रहा है। देश तो बेच ही दिया है। किस तरीके देश बेचा? इन्होंने क्या नहीं बेचा है? इन्हें तो हर संस्था को बेच दिया है। और अडानी अंबानी सिर्फ इनके 2 इनके मकबूल, इनके बिल्कुल चहेते, इनके चहेते हैं लोग, अडानी अंबानी, नीरव मोदी, कौन कौन, सब तो गुजराती भाई लोग तो हैं। ये गुजरातियों की सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार थोड़ी ना। ये गुजरातियों की सरकार है। देश नहीं बेचा, अडानी को पोर्ट नहीं बेचा, रेलवे नहीं बेचा, क्या नहीं बेचा बताइए? हवाई अड्डे नहीं बेचे, कहीं देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा। हाँ, ये इनका नारा था। ये तो नारा था ना। देश भी झुका दिया और देश को भी बेच दिया। ज़रूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान के इंसानों को भी बेच डालेगा ये आदमी, अपने मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए बेच डालेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के नेता जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए हैं, जावेद आलम फराई, जो जनपद उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के फरियां के रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रधान जी, जो आपने हमें अपना समय दिया।